हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसके कुछ पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। और जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उसमें हमने कुछ जो प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट कर ली थी। तो लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस पर, यानी कि जो डीएनए है उसको क्या करना है, स्पेसिफिक लोकेशन से कट करती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हम यूज़ करेंगे पीसीआर को। इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस जो टेक्निक है वो यूज़ करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस को। ठीक है, ये क्या करती है, बहुत सारी जो कॉपीज़ हैं वो बनाती है डिज़ायर्ड जीन की। एंड जो ये पीसीआर है इसकी खोज सबसे पहले की गई थी बाय कैरी मोलिस के द्वारा 1970 में। ठीक है, तो साइंटिस्ट कौन थे, कैरी मोलिस, जिन्होंने क्या किया था, पीसीआर की खोज की थी। अब इस टेक्निक में क्या होता है, पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की क्या फुल फॉर्म है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन का क्या मतलब है कि ऐसी रिएक्शंस जो कि एक के बाद एक होती रहें। तो अब हमने जो प्यूरिफाइड डीएनए था उसमें से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो निकाल लिया था। अब क्या करेंगे, हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की कई सारी कॉपी बनाएंगे। ठीक है, किसके थ्रू, पीसीआर के थ्रू। In this reaction, multiple copies of gene or DNA of interest is synthesized in vitro using two sets of primers, small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA and the enzyme DNA polymerase. इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको इन विट्रो सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, इन विट्रो यानी कि जो इन वीवो तो क्या होता है, जो लिविंग सेल है या लिविंग एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर, लेकिन इन विट्रो क्या होता है, लैब के अंदर। तो जो ये टेक्निक है पीसीआर, इसके अंदर ये क्या होती है, इन विट्रो होती है। ये हम लोग लेबोरेटरीज में करते हैं। इसमें हम लोग दो सेट ऑफ प्राइमर्स लेते हैं, यानी कि 2 प्राइमर्स लेते हैं, उनको जो डीएनए के स्ट्रैंड है उन पे कॉम्प्लीमेंट्री लगाते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। और इसके साथ ही हम एंजाइम यूज़ करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, जो क्या करेगी, ये पॉलीमर्स हैं उनकी क्या करेगी, लेंथ को बढ़ा देगी। किसकी, जो प्राइमर्स हैं इनकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो जो पूरा डीएनए है वो निकल के सामने आएगा। फिर जो ये जो डीएनए है फिर इसको हम लोग दोबारा टेम्पलेट स्ट्रक्चर की तरह यूज़ करेंगे। तो अब क्या है, जो ये पीसीआर है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये हमने लिया है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, जो डीनेचुरेशन है उनमें क्या करेंगे, हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेते हैं और फिर ये जो रीज़न है वो कौन सा है, एम्पलीफाइड, जो कि हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे हमारे पीसीआर के लिए। तो पीसीआर में हम लोग ये वाला रीज़न यूज़ करते हैं। फिर डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो डीएनए है इसको हम लोग हीट देते हैं 94 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो हीट देने की वजह से क्या होगा, जो ये स्ट्रैंड्स हैं ये दूर दूर हो जाएंगे, खुल जाएंगे। अब क्या होगा, जो एक स्ट्रैंड है 5' to 3' उस पर हम लोग प्राइमर लगा देते हैं 5' 3', और दूसरा जो है उस दूसरे टेम्पलेट डीएनए पर भी जो प्राइमर है वो लगाते हैं। ये दो क्या होते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, इन प्राइमर्स को यूज़ किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिलिंग। जो प्राइमर्स हैं वो अटैच कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, एनिलिंग हो गया। ये किया जाता है टेम्परेचर 55 से 65 डिग्री सेल्सियस पर। एंड ये जो प्राइमर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अटैच करते हैं, जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये क्या होगी, एनिलिंग प्रोसेस। अब हम क्या करवाएंगे, थर्ड जो एक्सटेंशन है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। ठीक है, एंड जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स है उनका। और कौन सी एंजाइम यूज़ होती है इसमें, टैक पॉलीमरेज। टैक कौन सी होती है, थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज, जो कि हाई टेम्परेचर भी क्या करती है, हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहती है। ठीक है, तो इस एंजाइम का यूज़ किया जाता है इस पीसीआर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब हाई टेम्परेचर को यूज़ करेंगे तभी तो जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो सेपरेट होंगे, और वहाँ पे कौन सी एंजाइम काम करेगी, सिर्फ थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज एंजाइम। एंड जो ये डीएनए पॉलीमरेज है, अभी इसकी हेल्प से क्या होगा, जो एक्सटेंशन जो स्टेप है उसके अंदर ये होता है 72 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें क्या होगा,
कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करती है, सिंथेसाइज करती है न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स को अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री रूल है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगी, जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं उनको सिंथेसाइज करेगी। तो अब क्या होगा, ये जो साइज है, जो प्राइमर्स है उनकी लेंथ को बढ़ा देती है। ठीक है, अब प्राइमर्स की लेंथ बढ़ के क्या हो गया, पूरा कॉम्प्लीमेंट्री बन गया एक दूसरे से। तो ये क्या पे यहाँ पे आके जो नया डीएनए स्ट्रैंड है वो बन गया, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया और ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। यानी कि जो हमने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया था उससे हमें कितने, 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गए। तो इससे क्या हुआ कि हमने एक साइकिल कंप्लीट की है तो हमें कितने मिले हैं, एक डीएनए से 2 डीएनए मिल गए। ठीक है, अगर हम 30 साइकिल्स कंप्लीट होंगी तो हमें कितनी जो कॉपीज़ हैं वो मिलेंगी डीएनए की, 1 बिलियन कॉपीज़। ठीक है, यानी कि जब हम इस जो पीसीआर है इसकी 30 साइकिल्स कंप्लीट कर लेते हैं तो 30 साइकिल हमको देती हैं 1 बिलियन कॉपीज़ डीएनए की। ओके, तो इस तरह क्या हो जाता है, बहुत सारी कॉपीज़ जो हैं वो हमें मिल जाती हैं पीसीआर के थ्रू। तो यहाँ पे फिगर 11.6 में ये दिया था, ये क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जिसमें एक साइकिल में कितने होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है डीनेचुरेशन, जिसमें क्या होता है, जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको हीट दी जाती है और फिर वो 2 स्ट्रैंड में सेपरेट हो जाता है। फिर उस पर अटैच किया जाता है प्राइमर्स को, जिनको बोलते हैं एनेलिंग। इसमें प्राइमर जोड़े जाते हैं डीएनए स्ट्रैंड पर। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है उसमें क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स, यानी कि जो प्राइमर्स है उनकी क्या हो जाती है, लेंथ बढ़ जाती है। तो जिससे क्या है, जो डीएनए है वो न्यू जो कॉपीज़ हैं वो बना लेते हैं। तो इस तरह जो पीसीआर है वो बहुत सारी कॉपीज़ हमें देता है, इसी को बोलते हैं एम्प्लीफाइड कॉपीज़। यानी कि एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, बहुत सारी कॉपीज़ बन जाना। The enzyme extend the primers using the nucleotides provided in the reaction and the genomic DNA as a template. तो जो ये एंजाइम है वो क्या करती है, प्राइमर्स की लेंथ को बड़ा कर देती है, उनको एक्सटेंड कर देती है। क्या यूज़ करके, जो न्यूक्लियोटाइड्स रिएक्शंस प्रोवाइड होती है ना जो डीएनए टेम्पलेट पर, उन्हीं को क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट्री उनके जो सीक्वेंस होते हैं उनके अकॉर्डिंगली। If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times, that is 1 billion copies are made. तो अब जो ये डीएनए में हम लोग रेप्लिकेशन प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं बार बार, तो क्या होता है, जो डीएनए की सेगमेंट है वो एम्प्लीफाइड होती रहती है। और जब बिलियंस ऑफ टाइम्स ये क्या हो जाती है, एम्प्लीफाइड हो जाती है, तो ये कितनी कॉपीज़ देती है, 1 बिलियन कॉपीज़। ठीक है, सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस। तो ये जो रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन है ये हम कब अचीव कर पाते हैं, जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है ना, टैग पॉलीमरेज, उसका यूज़ करके, जिसको हम लोग आइसोलेट करते हैं, कहाँ से निकालते हैं, बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस से, which remain active during the high temperature induced denaturation of double stranded DNA, जो क्या है, हाई टेम्परेचर पे भी क्या रहती है, एक्टिव रहती है और इंड्यूस करती है डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको तोड़ने के लिए। द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। अब जो हमें फ्रेगमेंट मिली है, जो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स मिली है, यानी कि जो कॉपी मिली है, उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉरेन डीएनए, ताकि जो वेक्टर है उससे लाइगेट कर सकें और आगे की जो प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो ये जो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट है डीएनए की, उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर को लाइगेट करके, यानी कि वेक्टर के अंदर इसको जोड़ के और रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है वो बना के आगे जो है और भी हम कॉपीज़ बना सकें उससे। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अब जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको किस में इंसर्ट करना है, होस्ट सेल में। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल। तो अब जो लाइगेटिंग डीएनए है उसको रेसिपिएंट सेल में डालने के लिए, मीन्स कि होस्ट में डालने के लिए बहुत से मेथड्स हैं। रेसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव इट टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। तो अब क्या होगा, जो रेसिपिएंट सेल है या फिर होस्ट सेल है वो अपने आप को कॉम्पिटेंट बना लेती है ताकि जो डीएनए प्रेजेंट है सराउंडिंग में वो उसको रिसीव कर सके।
So if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic, example ampicillin, is transferred to E. coli cells, the host cell become transformed into ampicillin resistant cells. तो इसका क्या मतलब है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अगर वो रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक्स के पास, उसके पास जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो वो रेजिस्टेंट जीन भी क्या हो जाएगा, उस बैक्टीरिया जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो होस्ट सेल है और जो बैक्टीरिया है वो भी कैसा बन जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। ठीक है। If we spread the transformed cells on agar plates containing ampicillin, only transformants will grow, untransformed recipient cell will die. तो जैसा कि ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट्स में दोनों आते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अनट्रांसफॉर्मेंट में क्या जो है वो ना तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ पाते हैं ना ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ पाते हैं। तो इसीलिए जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनमें तो जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो तो प्रेजेंट है, लेकिन अनट्रांसफॉर्मेंट रेसिपेंट जो है उसके अंदर जो रेजिस्टेंट जीन है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों ही डीएनए क्या है बैक्टीरिया में नहीं आए हैं। तो अब क्या होगा, जब हम इनको जो अगार प्लेट है जिसके ऊपर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट है उन पे हम डालते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड अनट्रांसफॉर्मेंट्स को, तो उन पे जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो तो ग्रो कर जाते हैं क्योंकि उनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, लेकिन अनट्रांसफॉर्मेंट के पास क्या है, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए जो अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल है वो डाई हो जाती है, मर जाती है। Since due to ampicillin resistant gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin, the ampicillin resistant gene in this case is called a selectable marker. तो जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्म सेल है वो सेलेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या है, एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो प्रेजेंट थी और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, यानी कि जो हमने बाहर से जो डीएनए लिया था उसके पास भी क्या था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था, इसीलिए जो हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स को। ठीक है। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो जाता है, एम्पिसिलिन की वजह से। तो यहाँ पे जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो सिलेक्शन करवाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो ट्रांसफॉर्मेंट में था लेकिन अनट्रांसफॉर्मेंट में वो नहीं था, इसीलिए जो अनट्रांसफॉर्मेंट है उनको रिमूव कर दिया जाता है और जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, इसीलिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या करता है, यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। अब आगे का जो लास्ट टॉपिक है वो हम अपने लास्ट वीडियो में करेंगे, तो अगले वीडियो में ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।